हेलो विद्यार्थियों, पिछले अंक तक हमने भारतीय संविधान की विशेषताओं का अध्ययन किया था। इस अंक में भी संविधान की शेष विशेषताओं का हम अध्ययन करेंगे। न्यायिक पुनरावलोकन व संसदीय संप्रभुता का समन्वय। भारत संविधान में दोनों का समन्वय किया है। न्यायिक पुनरावलोकन के बारे में हम पिछले अंक में पढ़ चुके हैं। न्यायिक पुनरावलोकन न्यायपालिका की वह शक्ति है जिसके द्वारा वह कार्यपालिका के आदेशों और व्यवस्थापिका द्वारा बनाए गए कानूनों को यदि वो संविधान का उल्लंघन करते हैं, अतिक्रमण करते हैं, तो न्यायपालिका इस शक्ति के द्वारा उनको अवैध घोषित कर सकती है। संसदीय संप्रभुता का अर्थ है कि संविधान ने संसद को अधिक शक्तिशाली बनाया है, संसद को अधिक शक्तियाँ प्रदान की है ताकि देश की एकता और रक्षा के लिए जरूरी हो। लेकिन संसद संविधान का अतिक्रमण करती है तो उस स्थिति में उसको नियंत्रित करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति का इस्तेमाल करता है और संविधान की व्याख्या और रक्षा करने का अधिकार भी न्यायपालिका को प्रदान किया गया है। अगली विशेषता है विश्व शांति का समर्थक। भारत हमेशा ही विश्व में शांति का समर्थक रहा है, इसलिए भारत ने वसुधैव कुटुंबकम के सिद्धांत को अपनाया है कि संपूर्ण धरती ही परिवार है। जैसे परिवार के सदस्य एक दूसरे का सहयोग करते हुए और शांतिपूर्वक रहते हैं, उसी प्रकार विश्व के देश भी आपस में एक दूसरे का सहयोग करते हुए शांतिपूर्वक रहे हैं। संविधान के अनुच्छेद 51 में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा का समर्थन किया गया है। अनुच्छेद 51 जो नीति निर्देशक तत्व है, इसमें उसका उल्लेख किया गया है और भारत ने इसी भावना के अनुरूप पंचशील और गुटनिरपेक्षता की नीति को अपनाया है। पंचशील का सिद्धांत भारत ने चीन के साथ स्थापित किया है, जो आचरण के 5 सिद्धांत हैं जो विश्व में शांति का समर्थन करते हैं। गुटनिरपेक्षता की नीति गुटों से अलग रहने की नीति है। भारत इसका संस्थापक सदस्य रहा है, इसलिए भारत ने गुटों से अलग रहने की नीति को अपनाया है और अन्य देशों को भी इस गुटनिरपेक्ष आंदोलन में जोड़ा है। और भारत ने हमेशा ही इस नीति के माध्यम से सोवियत संघ, जो आज का रूस है, और संयुक्त राज्य अमेरिका इसमें तृतीय विश्व युद्ध होने से बचाया है। और भारत ने यूएनओ के माध्यम से भी कई देशों में शांतिपूर्ण कार्य किया है, शांति स्थापना में सहयोग दिया है। आपातकालीन उपबंध। 3 प्रकार का आपातकालीन उपबंध हमारे संविधान में उल्लेखित है। संविधान के भाग 18 में इसका उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 356, अनुच्छेद 360। अनुच्छेद 352 में बाहरी आक्रमण, सशस्त्र विद्रोह और युद्ध की स्थिति में लगाया जाता है। अनुच्छेद 356 का प्रयोग राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता, अगर किसी राज्य की सरकार संविधान के दायरे में या संविधान के अनुसार नहीं चलाई जा रही तो राज्यपाल को यह आभास हो जाता है तो वह राष्ट्रपति को सिफारिश करता है और उस स्थिति में राष्ट्रपति उस राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाते हैं। अनुच्छेद 360 वित्तीय संकट उत्पन्न होने पर, अगर भारत की साख को, भारत की वित्तीय स्थिरता को संकट उत्पन्न हो जाता है, उस स्थिति में राष्ट्रपति महोदय अनुच्छेद 360 का प्रयोग करते हुए वित्तीय आपातकाल लगाते हैं। इन तीनों में भारत का शासन राष्ट्रपति के अधीन संचालित होता है। अगली विशेषता है लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना। यह आदर्श नीति निर्देशक तत्वों से स्पष्ट होते हैं जो हमारे संविधान में भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 में स्पष्ट हैं। सरकारें नागरिकों को पौष्टिक भोजन, आवास, वस्त्र, शिक्षा व स्वास्थ्य की सुविधाएं उपलब्ध करवाएं, नागरिकों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाएं और हमारी सरकारें समय समय पर ये कार्य विभिन्न योजनाओं के माध्यम से कर रही है। अल्पसंख्यक व पिछड़े वर्गों के कल्याण की विशेष व्यवस्था। हमारे संविधान में अल्पसंख्यकों के लिए धार्मिक, भाषाई, सांस्कृतिक हितों की रक्षा के लिए विशेष व्यवस्था की गई है। चाहे अल्पसंख्यक धर्म के आधार पर हों, भाषा के आधार पर हों और क्षेत्र के आधार पर हों, जाति के आधार पर हों, संस्कृति के आधार पर हों, उनके लिए विशेष सुरक्षा की व्यवस्था की गई है।
अनुच्छेद 332 और 330 के तहत अनुसूचित जातियों और जनजातियों को लोकसभा में और राज्यों की विधानसभाओं में सीटों में आरक्षण प्रदान किया गया है। अर्थात एससी और एसटी को लोकसभा और विधानसभाओं में आरक्षण प्रदान किया गया है। प्रस्तावना हमारे संविधान की आत्मा है, क्योंकि इसमें संविधान के मूल उद्देश्यों और लक्ष्यों को स्पष्ट किया गया है। प्रस्तावना में संविधान के गौरवपूर्ण मूल्यों को रखा गया है। इसका उद्देश्यात्मक जो भाग है उसके बारे में हम पढ़ते हैं। हम भारत के लोग, शुरू में ही लिखा हुआ है, हम भारत के लोग का मतलब है कि भारतीय संविधान भारत की जनता द्वारा बनाया गया है। अर्थात जनता के चुने हुए प्रतिनिधियों की जो सभा है, संविधान सभा, उसके द्वारा संविधान का निर्माण किया है। तो हमारे संविधान निर्माताओं ने हमारे संविधान का निर्माण किया है, तो वो जनता द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से चुने हुए थे। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, इसका अर्थ है कि भारत पूर्ण रूप से प्रभुता संपन्न है, राज्य है और किसी भी अन्य देश के अधीन नहीं है और आंतरिक रूप से और विदेश मामलों में किसी भी शक्ति के अधीन नहीं है। समाजवाद शब्द को प्रस्तावना में 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़ा गया था। मूल प्रस्तावना जो थी उसमें समाजवाद शब्द नहीं था। इसमें समाज के कमज़ोर और पिछड़े वर्गों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने और आर्थिक विषमता को दूर करने का प्रयास करने के लिए मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया है। अर्थात भारत ने समाजवादी व्यवस्था और पूर्ण रूप से पूंजीवादी व्यवस्था दोनों को न अपनाकर दोनों में समन्वय किया है और मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया है। इसमें अमीर और गरीब के बीच से जो अंतर था उसको दूर करने का प्रयास किया गया है। कमज़ोर और पिछड़े वर्गों के जीवन स्तर ऊंचा उठाने के लिए विशेष व्यवस्था की गई है। अगली विशेषता है, अगला जो बिंदु है पंथ निरपेक्ष। पंथ निरपेक्ष शब्द को भी 42वें संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया था। ये भी मूल प्रस्तावना में अर्थात मूल संविधान में नहीं था। पंथ निरपेक्ष का अर्थ है कि भारत धर्म के क्षेत्र में न तो धर्म का विरोध करता है और न ही किसी भी धर्म का प्रचार करता है, बल्कि वह इस मामले में तटस्थ है और सभी धर्मों के साथ समान व्यवहार करता है। ये महत्वपूर्ण है कि सभी धर्मों के साथ समान व्यवहार करता है। डॉक्टर राजीव भार्गव के धर्म के उसूली फासले के सिद्धांत में हम पिछले टॉपिक में पढ़ चुके हैं कि अगर किसी धर्म में कोई आडंबर है, बुराइयां हैं, कुरीतियां हैं, तो उसको दूर करने के लिए भारत मूल्य आधारित हस्तक्षेप कर सकता है। लोकतंत्र का मतलब है कि जनता के लिए जनता द्वारा। तो अब्राहम लिंकन की ये परिभाषा है। तो भारत में राज सत्ता का प्रयोग जनता द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधि करते हैं। राज सत्ता का प्रयोग जनता द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधि करते हैं और वे जनता के प्रति उत्तरदायी भी होते हैं। इसलिए भारत में लोकतंत्रात्मक प्रणाली है। गणराज्य, इसका अर्थ है कि भारत में राज्याध्यक्ष है, यानी देश का प्रमुख है, वो वंशानुगत न होकर निर्वाचित होता है। ब्रिटेन में राजा है जो वंशानुगत है, वो देश का प्रमुख, जबकि भारत में जो देश का प्रमुख अर्थात राज्याध्यक्ष है वो वंशानुगत नहीं है, जनता द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा निर्वाचित है। अर्थात राष्ट्रपति का निर्वाचन संसद के निर्वाचित सदस्य और राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य करते हैं। भारत में राष्ट्रपति का निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा होता है। सामाजिक न्याय, सामाजिक न्याय का अर्थ है सभी नागरिकों को बिना किसी भेदभाव के समानता प्राप्त हो, और चाहे वह किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म से संबंधित हो, किसी भी वर्ग का हो, किसी भी लिंग का हो, न किसी भी नस्ल का हो, किसी आधार पर भी भेदभाव नहीं किया गया और सभी को समान अधिकार प्रदान किए गए हैं। यही सामाजिक न्याय है। आर्थिक न्याय, आर्थिक न्याय का उल्लेख अनुच्छेद
39 में किया गया है। समान रूप से सभी नागरिकों को आजीविका के साधन प्राप्त करने का अधिकार है। किसी के लिए भी जाति, वर्ग, नस्ल, धर्म, लिंग, किसी आधार पर, जन्म स्थान, किसी आधार पर भेद नहीं किया गया है। पुरुष और स्त्रियों को समान काम के लिए समान वेतन का प्रावधान किया गया है। राजनीतिक न्याय। राजनीतिक न्याय का अर्थ है सभी व्यक्तियों को समान राजनीतिक अधिकार प्रदान किए गए हैं। वयस्क मताधिकार की स्थापना की गई है। पिछले अंक में हम पढ़ चुके हैं। वयस्क मताधिकार का अर्थ है 18 वर्ष की आयु प्राप्त प्रत्येक व्यक्ति वोट देने का अधिकारी है और चुनाव में अपने पसंद के उम्मीदवार को वोट देना, प्रतिनिधि के रूप में, उम्मीदवार के रूप में खड़ा होना, अगर वो निर्धारित योग्यता का पूर्ण करते हों तो ये सबको अधिकार है। स्वतंत्रता। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता का प्रस्तावना में प्रावधान किया गया है कि सभी को विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना करने की स्वतंत्रता है। अपने धर्म की स्वतंत्रता है कि किसी भी धर्म को माने, उपासना की स्वतंत्रता है, पूजा पाठ की स्वतंत्रता है और विश्वास की स्वतंत्रता है, अपने विचार प्रकट करने की स्वतंत्रता है, लेकिन वो मर्यादित हों। समानता। देश के सभी नागरिकों को प्रतिष्ठा और अवसर की समानता। प्रस्तावना में 2 प्रकार की समानता की बात की गई है। प्रतिष्ठा और अवसर की समानता प्रदान की गई है। बंधुत्व। व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता की भावना को स्थान दिया गया है। व्यक्ति की गरिमा, सम्मान और राष्ट्र की एकता, अखंडता को सुनिश्चित करने वाले भाईचारे की भावना को स्थान दिया गया है संविधान में। और क्षेत्रवाद, प्रांतवाद, भाषावाद, संप्रदायवाद को हमारे संविधान में कोई स्थान नहीं दिया गया है। क्षेत्रवाद की जो भावना है, प्रांतवाद की भावना है, क्षेत्रवाद का मतलब वो अपने क्षेत्र विशेष को अधिक महत्व देता है और अन्य का अवहेलना करता है, तो किसी अपने प्रांत को अधिक महत्व देता है, अपनी भाषा को अधिक महत्व देता है, अन्य भाषा की बुराई करता है। ऐसे ही संप्रदायवाद, इन सब का कोई स्थान हमारे संविधान में नहीं है। अखंडता। अखंडता शब्द भी 42वें संविधान संशोधन द्वारा हमारी प्रस्तावना में जोड़े गए हैं। तो ये 3 शब्द समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और अखंडता